डे टू डे कॉन्वर्सेशन करते टाइम हम अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस सुनते हैं या बोलते हैं, जैसे अंधेरा हो रहा है, चाय ठंडी हो रही है, वो गुस्सा हो रही है, तुम बूढ़े हो रहे हो, हम अमीर हो रहे हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली इंग्लिश विद सोनी। सो गाइस, देखिए स्क्रीन पे जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं, ये सेंटेंसेस बड़े ही कॉमन हैं। मतलब इन सेंटेंसेस को या तो हम खुद बोलते हैं या किसी को बोलते हुए सुनते हैं डे टू डे कॉन्वर्सेशन करते टाइम। लेकिन गाइस, क्या आप लोगों को ये पता है कि यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं और इस तरह के जितने और भी सेंटेंसेस होते हैं, उन सभी सेंटेंसेस को आप लोग सिर्फ एक वर्ड गेट की हेल्प से बना सकते हैं। जी बिल्कुल। सो आज की क्लास में हम लोग गेट का एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज सीखने वाले हैं, जो कि किया जाता है चेंज ऑफ स्टेट के केस में। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने होंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि गेट वर्ड आखिर है क्या और इसका मतलब क्या होता है। सो देखिए, गेट एक वर्ब होती है, वर्ब यानी कि क्रिया, और इसका हिंदी में मतलब होता है होना। जैसे राइट का मतलब होता है लिखना, गो का मतलब होता है जाना। सिमिलरली गेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है होना। अब देखिए, ये आप लोगों को पता है कि जब भी कोई वर्ड वर्ब होती है तो उसकी 5 फॉर्म्स भी होती हैं। तो गेट भी एक वर्ब है और इसकी भी 5 फॉर्म्स होती हैं, जो कुछ इस प्रकार होती हैं। गेट की फर्स्ट फॉर्म होती है गेट, गेट की सेकेंड फॉर्म होती है गॉट, गेट की थर्ड फॉर्म होती है गॉट या गॉटन, फोर्थ फॉर्म होती है गेटिंग और फिफ्थ फॉर्म होती है गेट्स। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं चेंज ऑफ स्टेट का क्या मतलब होता है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग गेट का यूज चेंज ऑफ स्टेट में देखने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि चेंज ऑफ स्टेट का क्या मतलब होता है। तो देखिए, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा है। अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में। तो जो बर्फ का टुकड़ा पहले सॉलिड था, अब वो किस में बदल गया है? लिक्विड में। तो इसे ही हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। देखिए, जब वो सॉलिड है वो अलग चीज है, जब वो अभी लिक्विड हो चुका है वो भी एक अलग डिफरेंट चीज है। लेकिन ये जो बीच का प्रोसेस है ना, धीरे धीरे किसी भी अवस्था से किसी दूसरे अवस्था में कन्वर्ट होना, इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होंगे जहां पे आपको चेंज ऑफ स्टेट देखने को मिले, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था में बदलाव देखने को मिले, जैसे मोटे से पतला होना या पतले से मोटा होना, अमीर से गरीब होना या गरीब से अमीर होना, गर्म से ठंडा होना या ठंडा से गर्म होना, प्रकाश से अंधकार में आना या अंधकार से प्रकाश में जाना। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस में आपको गेट का यूज कर लेना है। ओके, सो चलिए अब देखते हैं कि गेट का यूज करके इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद इज़-एम-आर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद गेटिंग और लास्ट में एडजेक्टिव। अब चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझा देती हूँ ताकि आपको इसे रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए, जब भी हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश। जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे इज़-एम-आर आया है, ऐसा क्यों? तो देखिए, यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं इनके लास्ट में क्या आ रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जब सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं इस तरह के शब्द आते हैं तो वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं, राइट। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज़-एम-आर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसीलिए यहाँ पे इज़-एम-आर लिखा गया है, जो कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। और इसके बाद हमें लिखना है गेटिंग। अब अगर आप लोगों को याद होगा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि गेट की 5 फॉर्म्स होती हैं, वो मैंने इसीलिए आपको बताया ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए कि इज़-एम-आर के बाद हम गेटिंग क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो देखिए, इसके पीछे का रीज़न ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब सेंटेंस होते हैं तो इज़-एम-आर के बाद हमें क्या लिखना होता है? वर्ब की 4th फॉर्म। अब एक बात बताइए, यहाँ पे वर्ब क्या है? गेट। और गेट की 4th फॉर्म क्या होती है? गेट की 4th फॉर्म गेटिंग होती है ना।
तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे गेटिंग लिख रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि गेटिंग यहाँ पे एज अ वर्ब की फोर्थ फॉर्म की तरह वर्क करेगा, जो कि हर सेंटेंस में फिक्स रहेगा, ये नहीं बदलेगा। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग वर्ब चेंज करते रहते हैं ना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम कहीं पे क्राइंग लिखते हैं, कहीं पे लाफिंग, तो कहीं पे राइटिंग, लेकिन यहाँ पे हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती है। सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगे यानी कि इज एम आर, और उसके बाद एडजेक्टिव्स चेंज होंगे। अब देखिए इसके बाद हमें लिखना है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है? देखिए एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं, जैसे मोटा, पतला, गर्म, ठंडा, अमीर, बूढ़ा, सुंदर। तो ये सारे वर्ड्स विशेषता बताते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। तो यही वर्ड्स आपको लिखने हैं गेटिंग के बाद। सो आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है, वो मोटा हो रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वो, यानी कि कोई एक लड़का, तो हम लिखेंगे ही। अब इसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में हमें क्या लिखना है, इज एम आर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो यहाँ पे इज एम आर में से क्या लिखें? तो देखिए जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी कि हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं, जैसे ही, शी, इट, या किसी एक व्यक्ति का नाम, तो हम वहाँ पे इज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट ही है इसीलिए हम इज लिखेंगे, और इसके बाद हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लिखनी होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस केस में हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म फिक्स्ड होती है, जो कि गेटिंग होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेटिंग, और लास्ट में हमें लिखना है एडजेक्टिव। अब यहाँ पे कोई एक ऐसा वर्ड देखिए इस सेंटेंस में जो इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा हो। तो यहाँ पे ऐसा वर्ड क्या है? मोटा। मोटा ये उसकी विशेषता बता रहा है ना, तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव के तौर पे लिखेंगे फैट। तो सेंटेंस आपका बन गया, ही इज गेटिंग फैट, वो मोटा हो रहा है। इसी तरह से हम अमीर हो रहे हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हम, यानी कि वी। अब यहाँ पे इज एम आर में से क्या लिखें? तो देखिए जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, मतलब हम एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं, तो हम आर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर, उसके बाद हमें लिखनी है वर्ब की आईएनजी फॉर्म गेटिंग, और उसके बाद हमें लिखना है एडजेक्टिव। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है? हम अमीर हो रहे हैं, तो अमीर जो वर्ड है ये यहाँ पे विशेषता बता रहा है हमारी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिच। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, वी आर गेटिंग रिच, हम अमीर हो रहे हैं। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि वो गुस्सा हो रही है, तो आप बोलेंगे शी इज गेटिंग एंग्री। सब्जेक्ट यहाँ पे शी है, अब क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज आया है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है गेटिंग, और एडजेक्टिव है यहाँ पे एंग्री। तो सेंटेंस हो गया शी इज गेटिंग एंग्री। अब देखिए सेंटेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनेंगे, सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है। आप इस तरह के सेंटेंसेस को किसी भी टेंस में बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना है, तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोग वॉज वर का यूज करते हैं इज एम आर की जगह पे। तो यहाँ पे आप वॉज वर लगाएंगे तो आपका सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बन जाएगा। जैसे कि देखिए अगर आपका पहला सेंटेंस अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना होकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता, यानी कि सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता कि वो मोटा हो रहा था, तो तब आपका सेंटेंस बनता ही वॉज गेटिंग फैट। हमने वॉज लगाया है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग वर का यूज करते हैं। तो अगर आपका सेकंड सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता कि हम अमीर हो रहे थे, तो तब आपका सेंटेंस बनता वी वर गेटिंग रिच। इसी तरह से वो गुस्सा हो रही थी, शी वॉज गेटिंग एंग्री। तो आप लोग इस तरह के सेंटेंसेस किसी भी टेंस में बना सकते हैं, क्योंकि गेट एक वर्ब है और इसकी 5 फॉर्म्स होती हैं। तो जब भी कोई वर्ड वर्ब होती है उसकी 5 फॉर्म होती हैं, तो वो उसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग तरह के टेंस में करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी आप लोग हर तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही दे रही हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं थक रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई। और आप लोग जानते होंगे कि आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा आई एम गेटिंग टायर्ड। मैं थक रहा हूँ, आई एम गेटिंग टायर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अंधेरा हो रहा है। अब ये सेंटेंस देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है,
यहाँ पे जो अंधेरा लिखा गया है ये एक एडजेक्टिव है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप वेदर, टेम्परेचर, एनवायरनमेंट या टाइम की बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट मिसिंग है, यानी कि आपके सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आप उस केस में इट को एज अ डमी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग इट को यूज़ करेंगे एज अ डमी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी से मिलता जुलता। जैसे कि आपको बोलना हो कि गर्मी हो रही है, तो यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, इट को यूज़ करेंगे एज अ डमी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा इट इज़ गेटिंग हॉट, गर्मी हो रही है, इट इज़ गेटिंग हॉट। देखिए, अगर ये सेंटेंस इस तरीके से होता कि मौसम गर्म हो रहा है, तो तब आपका सेंटेंस बनता द वेदर इज़ गेटिंग हॉट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, समझिए इस चीज़ को कि जो मौसम है यानी कि द वेदर, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इट का यूज़ नहीं किया है। लेकिन जब सब्जेक्ट मिसिंग होता है, जैसे गर्मी हो रही है, ठंडी हो रही है, तो उन केसेस में हम लोग इट का यूज़ करते हैं एज अ डमी सब्जेक्ट। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखिए कुछ अलग तरह के सेंटेंसेस भी बनते हैं, तो इनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, मौसम और ख़राब हो रहा है, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा द वेदर इज़ गेटिंग वर्स। अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि द वेदर यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज आया है। गेटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म है, और वर्स यहाँ पे एडजेक्टिव है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो एडजेक्टिव आया है ये नॉर्मल एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि नॉर्मल एडजेक्टिव अगर हम लिखते तो हम वर्स नहीं लिखते, हम बैड लिखते। खराब के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बैड। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वर्स। और वर्स क्या होती है, वर्स बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे बैड क्यों नहीं लिख रहे हैं, वर्स क्यों लिख रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या है, मौसम और ख़राब हो रहा है। इसका मतलब है कि मौसम पहले भी ख़राब था, लेकिन अभी उससे ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, पहले से अभी का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, और बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे वर्स लिखा है। देखिए अगर ये सेंटेंस नॉर्मल होता कि मौसम खराब हो रहा है, तो तब आपका सेंटेंस बनता द वेदर इज़ गेटिंग बैड। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं मौसम पहले से और ख़राब हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म में एडजेक्टिव को लिखेंगे। तो बैड की कंपैरेटिव डिग्री वर्स होती है, इसीलिए यहाँ पे सेंटेंस बनता है द वेदर इज़ गेटिंग वर्स। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देखिए, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कहने का क्या मतलब है कि पहले चीज़ें अच्छी थी, अब उससे भी ज़्यादा अच्छी हो रही हैं, यानी कि बेहतर हो रही हैं। तो हम यहाँ पे गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा द थिंग्स आर गेटिंग बेटर। तो इस एक स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप लोग काफ़ी सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। जैसे चाय ठंडी हो रही है, द टी इज़ गेटिंग कोल्ड। तुम बूढ़े हो रहे हो, यू आर गेटिंग ओल्ड। वो आलसी हो रहा है, ही इज़ गेटिंग लेजी। दिन और छोटे हो रहे हैं, द डेज आर गेटिंग शॉर्टर। रातें और लंबी हो रही हैं, द नाइट्स आर गेटिंग लॉन्गर। परिस्थितियाँ मुश्किल हो रही हैं, सिचुएशंस आर गेटिंग डिफ़िकल्ट। तो गाइस अब तक हम लोगों ने काफ़ी सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ली है। तो अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए आज की क्लास में मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे एग्जांपल्स करवाए हैं और बिल्कुल बेसिक तरीके से करवाए हैं। तो इसका आंसर आप लोग जरूर करेंगे, एटलीस्ट ट्राई तो जरूर करेंगे, इतना तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर ही सकती हूँ ना। तो कॉमेंट करिएगा। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।